हो गया ना रामायण के बाद होगा शादी कर लेंगे
चलिए माता जी के गीत के फरमाइश था हमारा तरफ से कुछ प्रभु गोविंद से सेवा रही। प्यारी श्रीवास्तव जी के जन्म शताब्दी पर आयोजित इस कार्यक्रम में आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है और बहुत सुंदर सुंदरकांड के पाठ देवी जी की स्तुति काली जी की स्तुति के लिए मैं पहले तो जो मंडली आई हुई है आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। इस पुष्पांजलि तथा विचारांजलि समारोह में हमारे बीच में उपस्थित हमारे अतिथि मुख्य अतिथि हमारी अध्यक्षता कर रहे हमारे परशुराम जी, हमारे मुख्य अतिथि जी प्रोफेसर रघुनाथ सिंह जी मयंक जी और हमारे परिवार के सभी सदस्य जो हमारे बीच में आज उपस्थित होकर हमारे बाबा जी की आज 100वीं जन्म शताब्दी समारोह में शरीक हुए हैं, उनके लिए सबसे पहले बहुत बहुत मैं दिल से बधाई धन्यवाद देता हूँ। दीपक आई पुष्पांजलि करिए। राहुल, सोनू, इन लोगों का विशेष योगदान है आज के इस कार्यक्रम में। इनके बगैर यह कार्यक्रम आज बाबू जी का जन्म शताब्दी समारोह बनाना संभव नहीं। बारे में ये लगा दिया गया है। इसमें पूरे करीब 9 पुस्तों की पूरे अपने परिवार के 9 पुस्त के लोग जो है कहाँ से क्या हुआ, कैसे हुआ और कौन कौन है। तो जो हमारे रिकॉर्ड के अनुसार मालूम हुआ कि हम लोग मूल रूप से होशियारपुर
पंजाब में रहने वाले थे। वृंदा पांडे जो है हमारे पूर्वज थे, वहाँ से वो गोरखपुर आए और गोरखपुर के बाद बिहार आरा में आए और आरा के बाद उनके दो लड़के थे, बलदेव दास और सहदेव दास। तो बलदेव दास जमालपुर में बसे और सहदेव दास यहाँ बसे। यहाँ उनको बहुत अधिक खेती वगैरह मिली और लगभग 300 वर्षों से हम लोग यहाँ और यहीं के निवासी हम लोग हैं। 300 वर्ष से ज़्यादा हो गए। उनके पुत्र थे गोपाल दास, उनके पुत्र थे गुदरी दास। गुदरी दास जी जो है वो 1850 के आसपास थे। 87 वर्ष की अवस्था में उनकी मृत्यु हुई। जो पहला सेटलमेंट हुआ था उस समय गुदरी दास जी के तो 5 पुत्र थे। तो उसमें हम लोगों का जो 5 जो उनके पुत्र थे वो राजा लाल, तुलसीदास और नरसिंह नारायण, पुरुषोत्तम नारायण। तो हम लोगों के जो पूर्वज थे वो कृष्णदास। कृष्णदास जी के लड़के जो है वो उनके कृष्णदास जी के बाकी हमारे जो 4 यहाँ पर पटीदार हैं, शिव शरण लाल पहले थे यहाँ, बलराम दास जी उनका एक परिवार था, इधर पद्मलाल जी का परिवार था, इधर सुदेश नारायण मेजर साहब का परिवार था और हमारा परिवार कृष्णदास। और कृष्णदास के बाद जो है वो कृष्णदास के पुत्र गोविंद दास और उनके पुत्र कालका प्रसाद जी। इस मकान का निर्माण भी 1921 में ही हुआ था और इस मकान का भी 100 वर्ष पूरा हुआ है। इसका रेनोवेशन वर्क भी चल रहा है कि पुनः रिन्यूअल हो जाए। और इस मकान को बनाने वाले हम लोग हमारे दादाजी जो थे वो, उसके बाद उनके 2 पुत्र लक्ष्मेश्वर प्रसाद और महेश्वर प्रसाद, जिनको बिजली लाल कहा था, महेश्वर प्रसाद हमारे छोटे बाबा और हमारे बाबा जो है वो लक्ष्मेश्वर प्रसाद जी थे। उनके 2 पुत्र और 1 पुत्री। स्वर्गीय रास बिहारी जी हमारे पिताजी थे और उनके छोटे भाई वृंदावन बिहारी जी थे और 1 पुत्री संत कुमारी, जिनके हमारे फूफा जी जो है वो गौरी शंकर लाल जो कि DIS थे, बाद में डिप्टी डायरेक्टर के जॉइंट डायरेक्टर होकर के रिटायर हुए शिक्षा विभाग में। अब रास बिहारी श्रीवास्तव जी हमारे पिताजी के 5 पुत्र, मैं हूँ और रविंद्रनाथ जी आज आ नहीं पाए हैं कुछ अस्वस्थ होने के कारण। यहाँ डॉक्टर वीरेंद्र नाथ जी हैं और सुरेंद्र नाथ जी हैं, अभी आपके सामने जो पढ़ेंगे। और हरेंद्र नाथ जी जो डिस्ट्रिक्ट जज बक्सर में थे, अब रिटायर हो गए और वो यहाँ मौजूद हैं। अभी आप सामने कुछ बात रखेंगे। और हमारे 4 पुत्र 1 पुत्री। सबसे बड़े चंद्रशेखर जो सुप्रीम कोर्ट में वकालत कर रहे हैं और नंबर 2 पर ये शरद जी हैं जो पूना में इस समय सिस्को करके उसमें सीनियर मैनेजर हैं। तीसरे जो है सुधांशु एडिशनल चीफ हैं उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के स्टैंडिंग काउंसिल। और ये सलभ जी हैं जो कि अपना इनका व्यवसाय है बहुत बड़ा। जो रविन्द्रनाथ के 2 पुत्र और 1 पुत्री, एक अनंत, पुत्री का नाम आदिति और अंबर के पुत्री है, पुत्र है। और जो अनंत है उनकी एक पुत्री। डॉक्टर वीरेंद्र नाथ के 2 पुत्र, एक विभोर हैं जो कि टाटा में सीनियर मैनेजर हैं, इंजीनियर हैं, MBA भी किए हुए हैं इंजीनियरिंग के साथ साथ। और उनकी पुत्री यहाँ मौजूद हैं जो कि आजकल ADM चित्रकूट हैं। उनके दामाद भी मौजूद हैं जो कि वहाँ सीनियर ट्रेजरी ऑफिसर हैं। तीसरे पुत्र तन्मय वो आज आ नहीं पाए हैं। और सुरेंद्र नाथ जी के 1 पुत्र और 2 पुत्री। 1 पुत्र यहाँ मौजूद हैं शुभम, जो कि एक लखनऊ
एक्सप्रेस करके एक अखबार है जिसके प्रमुख संपादक हैं, यहाँ मौजूद हैं। उनके एक पुत्री है, वो भी यहाँ मौजूद है। और दो लड़कियाँ हैं, एक इंग्लैंड में है MBA करके, और उसका अतीश ये है इंग्लैंड में, और दूसरी पुत्री जो खुशबू है वो कनाडा में इस समय है। तीसरे ये हमारे सबसे छोटे भाई हरिंद्र जी हैं, इनके दो पुत्र हैं। ये डिस्ट्रिक्ट जज थे हायर जुडिशियल सर्विस बिहार में। इनके दो पुत्र हैं, हर्ष और हर्षित। तो हर्ष जो है वो सुप्रीम कोर्ट में एडवोकेट हैं, और हर्षित जो है इंजीनियर में। ये हमारे एक बहन बड़ी हमसे छोटी सरस्वती है, उनके दो पुत्र पवन और सौरभ वो यहाँ आए हुए हैं। उनकी 3 पुत्रियाँ हैं, जिसमें 2 यहाँ मौजूद हैं, एक सुलेखा और रजनी, और उनके हस्बैंड भी यहाँ मौजूद हैं, रेलवे में हैं। और उनके जो हस्बैंड सुलेखा के हैं वो भी बहुत उन्नत किस्म का व्यवसाय कर रहे हैं। ये 5 ये हमारे, और अलका छोटी, सबसे छोटी बहन अलका, उसके 2 पुत्र हैं, रजत और रचित। तो रचित तो इस समय सिंगापुर में इंजीनियर है, और रजत जो है वो बेंगलोर में। ये एक वंश वृक्ष है। हमारे रजनीश जी अलका के पति यहाँ मौजूद हैं। मैं ये वंश वृक्ष है, करीब 9 पुस्तकों का मुझे मेरा रिकॉर्ड था, वो मैंने आपके समक्ष रखा। 300 वर्ष से इस गांव में हमारे पूर्वज बसे हुए हैं, और आप सब लोगों के सहयोग से पिताजी ने 22 वर्ष तक यहाँ रह करके रिटायरमेंट के बाद रहे, और आगे उनके बारे में हमारे छोटे भाई अब वंशावली का परिचय और बाबूजी के बारे में एक विस्तृत परिचय है। हमारे छोटे चाचा आदरणीय सुरेंद्र नाथ जी आपके सामने प्रस्तुत करेंगे। मैं चौथे नंबर का पुत्र सुरेंद्र नाथ पप्पू, मैं इसी नाम से लोग यहाँ ज़्यादा जानते हैं। मैं अपने पिताजी के परिचय आपको देता हूँ। स्वर्गीय श्री राज बिहारी श्रीवास्तव, पुत्र श्री लक्ष्मेश्वर प्रसाद, श्रीनगर निवासी, श्रीनगर बलिया का जीवन में। जन्म दिनांक 21/11/1921 21/11/1921 में इनका जन्म यहीं हुआ था। पत्नी इनकी थी स्वर्गीय पुत्री रामताला जिला आरा बिहार। उनका विवाह 1943 में। पिताजी हमारे हाई स्कूल गवर्नमेंट इंटर कॉलेज बलिया से, इंटरमीडिएट KP इंटर कॉलेज इलाहाबाद से, और BA इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से। स्वतंत्रता संग्राम के भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में भाग लिया था, और अगस्त 1942 को बैरिया के गोलीकांड के समय वहाँ उपस्थित थे। इस आंदोलन में भाग लेने के कारण 1 साल शिक्षा में व्यवधान हुआ। तथा इलाहाबाद यूनिवर्सिटी BA में दाखिला लिया, और कर्नलगंज मोहल्ले में थाने के सामने प्रभात लॉज में रहते रहे। उसमें उनके रूम पार्टनर पंडित राम बिट्स मिश्रा थे, जो बाद में सुप्रीम कोर्ट के माननीय जज होकर रिटायर हुए। क्रांतिकारी वीरों के होने के कारण उनके साथी उन्हें बोस बाबू कहते थे, जैसा उनके साथी जस्टिस राम बिट्स मिश्रा ने उनके बड़े बेटे जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव को बताया था। उनकी नौकरी उत्तर प्रदेश शासन के एक्साइज डिपार्टमेंट में लगी थी, परंतु पिताजी लक्ष्मेश्वर प्रसाद ने यह कहकर के एक्साइज विभाग से में शराब आदि गलत पैसा आने के कारण अगली पीढ़ी बर्बाद हो जाएगी, इसलिए विभाग में नौकरी नहीं करने का निर्देश दिया। बाद में गवर्नमेंट सेंट्रल प्रेस इलाहाबाद में सर्विस लगी, जहां वह हेड ऑफ कैश डिपार्टमेंट के पद से रिटायर हुए।
नौकरी ज्वाइन करने के समय बहुत कम वेतन मिलता था, परंतु उसमें भी 3/4 भाग अपने छोटे भाई वृंदावन बिहारी को पढ़ाने हेतु उन्हें देते थे। ये पढ़ने हेतु उनको देते थे। इस प्रकार से उन्होंने अपने छोटे भाई को BSc MSc पढ़ाया। कैश पेमेंट के इंचार्ज होने के कारण प्राइवेट प्रेस को लाखों रुपए छपाई का पेमेंट होता था, जिसमें 2% दस्तूरी पूर्व में ली जाती थी। परंतु जिस दिन उन्होंने चार्ज लिया उस दिन से ये दस्तूरी लेना बंद करवा दिया। इससे उनको सर्वोच्च अधिकारी ने नाराज होकर उनके खिलाफ एडवर्स एंट्री भी दिया था, जिसे कंपल्सरी रिटायरमेंट करने का प्रयास किया, परंतु उन्होंने एडवर्स एंट्री के विरुद्ध उत्तर प्रदेश शासन में अपील प्रत्यावेदन दिया, जो स्वीकार नहीं हुआ और एडवर्स एंट्री उत्तर प्रदेश शासन ने निरस्त कर दिया तथा वह पूर्ण ईमानदारी से कार्य करते हुए अपने समय पर ही सेवानिवृत्त हुए। 1983 में गांव पर आ गए और खेती करवाने लगे। जब उनके छोटे भाई नौकरी से वापस आए तो किसी दिन बातचीत में उनको बेईमानी तक कह दिया गया, पिताजी को बेईमान तक कह दिया गया। इस बात से उनको अत्यंत पीड़ा हुई। उन्होंने उन्हीं के अपना खेत का बंटवारा करने हेतु कह दिया। उनके छोटे भाई ने उन्हें जो खेत दिया उसे स्वीकार कर लिया, परंतु वह इस वचन से अपने व्यतीत हुए कि वहाँ से छोड़ के इलाहाबाद आ गए। वर्ष 1998 में उनके बड़े पुत्र शंभूनाथ श्रीवास्तव भारत सरकार के उत्तर प्रदेश के उत्तराखंड सीनियर स्टैंडिंग काउंसिल नियुक्त हुए, जिस पद को आजकल एडिशनल सोलिसिटर जनरल का नाम दिया गया। 2002 में उनके जीवन काल में हाई कोर्ट इलाहाबाद के जज के रूप में शपथ ग्रहण किया। 2003 में उनकी मृत्यु प्रयाग में हुई। उनके अंतिम संस्कार हाई कोर्ट के सभी जज माननीय मुख्य न्यायाधीश के तरफ से पुष्प चढ़ाए गए। प्रयाग के सभी क्षेत्रों के गणमान्य नागरिक हजारों की संख्या में उपस्थित थे। पिता और माता के आशीर्वाद से उनके 5 पुत्र और 2 पुत्रियां पुष्पित पुलवित हो रही है, जिनका विवरण नीचे दिया जा रहा है। उनके 5 पुत्र जिसमें जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव उच्च न्यायालय के न्यायाधीश पद से रिटायर हुए, रविन्द्रनाथ जो इफ्को में इंजीनियर थे, डॉक्टर वीरेंद्रनाथ जो डॉक्टर के पेशे में हैं, सुरेंद्रनाथ जो PWD में इंजीनियर थे के पद से रिटायर हुए, हरेंद्रनाथ जो बक्सर बिहार में जिला जज के पद से रिटायर हुए, 2 बेटियां अलका और सरस्वती जो अपने भरे पूरे परिवार सहित जीवन बिता रही है। सरस्वती भी हमारी पढ़ाती थी, वो वहीं से रिटायर हुए इलाहाबाद से। और स्वर्गीय रासबिहारी श्रीवास्तव जी के निम्नलिखित पौत्र और पौत्रियाँ हैं। जस्टिस शंभूनाथ श्रीवास्तव के पुत्र, जैसा कि अभी उन्होंने उसमें बताया था कि डॉक्टर शिखा श्रीवास्तव पुत्री है। उनके पति श्री B श्रीवास्तव IAS डायरेक्टर। तुम्हारा कितना चार्ज है? हाँ, हम अपने बाबूजी के बारे में क्या बताएं। उनसे तो आप सब जानते ही हैं, उनको उसी तरह से हम लोग जो है उनके खड़े हैं। असल में जो है हम लोग की परवरिश हुई और शिक्षा दीक्षा ग्रहण किए और फिर आज हम लोग आपके सामने हैं। और ज़्यादा क्या कहें, हेलो, अब मैं अपने सबसे छोटे चाचा जो जिला जज रहे हैं, अब मैं उनको बुलाना चाहूँगा। वो बाबूजी के बारे में कुछ बताएं। बलिया जिले के श्रीनगर गांव की जय हो। जय। क्योंकि इसी गांव से हमारे पिताजी की संघर्ष यात्रा आरंभ हुई थी, इसलिए श्रीनगर की जय बोलना सबसे बड़े पहले आवश्यकता है। आदरणीय मुख्य अतिथि
प्रोफेसर रघुनाथ सिंह जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति समिति अखिल भारतीय सदस्य, अध्यक्ष श्री परशुराम सिंह और इस कार्यक्रम के संचालक माननीय न्यायमूर्ति श्री शंभुनाथ श्रीवास्तव जी। हमारे, जैसा मैंने पहले कहा, हमारे पिताजी संघर्ष यात्रा श्रीनगर से आरंभ होती है। पूर्व के वक्ताओं ने उनके एजुकेशन के बारे में विस्तृत वर्णन दिया। जैसा कि बताया गया कि हमारे पिताजी ने बलिया जिला से हाई स्कूल पास किया, उसके बाद इलाहाबाद पढ़ने के लिए चले गए, वहाँ से उन्होंने इंटरमीडिएट किया। आप सोच सकते हैं कि उस समय जब कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं था, जो भी साधन था बहुत सीमित था, ऐसे समय में हमारे पिताजी ने एक छोटे से गांव श्रीनगर से निकलकर इलाहाबाद में जाकर और एजुकेशन प्रारंभ किया। तो उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा वहाँ पर अपने को स्थापित करने में, और वहाँ पर इंटर करने के बाद जैसा बताया गया आपको पूर्व में, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी उन्होंने BA किया और वहाँ पर विभिन्न रहने की समस्या, लोगों का सहयोग नहीं मिलना, इस सब के बीच उन्होंने अपना एजुकेशन को प्रारंभ किया और सर्विस के लिए प्रयासरत हुए। उसके बाद उनका सर्विस गवर्नमेंट प्रेस में सीनियर अकाउंटेंट्स के रूप में चलता रहा। रिटायर किए सीनियर कैश डिपार्टमेंट में। उन्हीं के संघर्ष का एक प्रतिफल है कि हम लोग के जीवन में उसकी अमिट बात पड़ी और हम लोगों ने भी वही अनुसरण किया और अपना हम भी रिटायर हो चुके हैं और अपने पूरी 30 साल की सर्विस में उन्हीं की प्रेरणा से हम लोगों ने ईमानदारी से काम किया। उनके जीवन की एक आध दो वाक्या हमको याद है। हमको याद है कि हम 10-12 साल के थे तो पिताजी, हमें इलाहाबाद में माघ मेला लगता था, तो पिताजी माघ मेला में हमको अपने साइकिल पर बैठा लेते थे और सुबह हम लोग 5 बजे भोर में निकल जाते थे और आगे हम बैठते थे, पिताजी चलाते थे और वहाँ जाकर के हम लोग एक खंबे में साइकिल को चेन से बांध देते थे और उसके बाद पैदल निकल जाते थे स्नान करने के लिए, इसलिए कि जहाँ पर रोका जाता था वहाँ से दूर था, तो पैदल जाते थे। उसके बाद हम लोग वहाँ पर जा कर के और एक आदमी करके और सरसों का तेल शरीर में लगा करके स्नान करते थे और फिर पूरा माघ मेला घूम करके और हम लोग आ गए। ये एक आध वाक्य हमको याद है जो हमें बहुत याद रहती है। इसके अलावा जो पिताजी जब आते थे ऑफिस से, तो हम साइकिल चलाना नहीं जानते थे, तो पिताजी की साइकिल को दूरी से ले लेते थे और वो हम लोग चलाते आते थे। लेकिन पिताजी जीवन भर यही उन्होंने शिक्षा दिया कि जो भी काम करो पूरी ईमानदारी से और उसमें पूरी तरह तन्मय से काम करना है। वही हम लोग ने अपनाया और आज आप लोग के सामने है। हम उनके पिताजी के पांचों पुत्र विभिन्न जगह पर स्थापित हैं और कार्यरत हैं। धन्यवाद। अब मैं रजनीश मुखा जी से कहना चाहूँगा। अच्छा, आप शरद जी, आप कुछ कहना चाहेंगे बाबू जी को? मैं एक बहुत छोटा वाक्य बताऊंगा। जिस समय मैं अपना इंजीनियरिंग की शिक्षा के लिए जा रहा था, वैसे तो बाबा हमारे बहुत कम बोलचाल थी हमारी, बहुत छोटे भी थे, मगर मानते बहुत थे, बोलते हमसे कम थे, हम लोग से, बच्चों से इतना हम लोग भी थोड़ा डरते थे क्योंकि वो स्ट्रिक्ट थे। मगर उन्होंने बुला के एक पोस्ट कार्ड दिया और कहा कि बेटा जा तो रहे हो, तुम अपनी जनरेशन के पहले हो जो घर से बाहर पढ़ने जा रहे हो, चिट्ठी ज़रूर लिखना
और हम यहाँ रहेंगे या गांव में जहाँ भी, मगर हमारे तक पहुँच जाएंगे। तो उस बात से उनका स्नेह दिखता था। और मेरे साथ ज़रूर ये अच्छा रहा कि मैं 1.5 साल के लिए इलाहाबाद में था अपने एमटेक के दौरान। उस समय उनके साथ काफ़ी समय बिताने का मौका मिला, तो वो एक जो है बड़ा अच्छा समय रहा हमारे लिए। और उतना समय शायद हमने उनसे उतनी बातचीत शायद पिछले 20 साल में नहीं की होगी जितनी उस समय की। तो यही मुझे याद है, और बाकी तो आपने सब सुना, तो वो सारी प्रेरणा हम लोग लेकर आगे चलते हैं। धन्यवाद। मुझे अपने ऊपर एक चीज़ का गर्व है कि सारे नाती पोतों में बाबा जितना मुझे मानते थे उतना शायद किसी को नहीं मानते थे। तो अब मैं अपनी छोटी बहन वंदिता जी से कहूँगा कि वो भी बाबूजी के बारे में कुछ कहना चाहती थी। सभी को मेरा प्रणाम, और सभी बड़ों को मेरा प्रणाम, और सभी छोटों को मेरा आशीर्वाद और प्यार। सबसे पहले तो आपको मेरा परिचय मिल ही चुका है। ये मेरे पापा हैं, डॉक्टर वीरेंद्र नाथ। मेरी मम्मी पीछे बैठी हुई हैं, श्रीमती शीला श्रीवास्तव। और आज हम लोग जिनका 100वां जन्मदिन बना रहे हैं वो हमारे बाबा थे। एक बात तो मैं गारंटी से कह सकती हूँ कि हमारी पीढ़ी में जो पापा लोग के बाद जो हम लोग की पीढ़ी है, शायद मैं सबसे ज़्यादा उनके बारे में बताने में सक्षम हूँ, क्योंकि हम लोग का पूरा बचपन बाबूजी के साथ ही बीता है। क्योंकि वो करणगंज में हम लोग के साथ ही रहते थे, तो पूरा समय वो हम ही लोग के साथ थे। वो बहुत बात करते थे। अभी भैया ने कहा कि वो काफ़ी स्ट्रिक्ट थे, बट मैं इससे मेरी राय थोड़ी सी अलग है। वो बिल्कुल स्ट्रिक्ट नहीं थे, और बहुत सारी बातें, हर चीज़, अपना अनुभव, अपने नौकरी के समय के भी अनुभव मुझे बताया करते थे। बहुत कुछ सीखा है बाबूजी से, बहुत कुछ सीखा है। एक तो सबसे पहले वो इतना पंक्चुअल थे, इतने पंक्चुअल थे कि सुबह 4 बजे उनका उठने का टाइम फिक्स था। तो आप चाहे जाड़ा हो चाहे गर्मी हो, वो सुबह 4 बजे उठ जाएंगे, अपना नहाएंगे धोएंगे। और एक चीज और, इतने स्वावलंबी थे, अपना काम स्वयं करते थे। आज के समय में एक रुमाल तक अगर धोना हो तो अपनी बीवी को आदमी दे देता है, लो जरा मेरा रुमाल धो दो। वो अपना कपड़ा, मैंने उनको हमेशा देखा वो स्वयं धोते थे। ये चीज हमने खुद देखी है, और इसलिए नहीं कि कोई अवेलेबल नहीं था, वो स्वयं अपना काम करने में विश्वास रखते थे। बहुत पंक्चुअल थे। 9 बजे अगर उनका खाने का समय है, 9:05 पे वो खाना नहीं खाएंगे। इतना उनका टाइम के प्रति उनका बहुत ज़्यादा, मतलब उसको बहुत वैल्यू देते थे। ईमानदारी के बारे में अभी हमारे बड़े चाचा ने बहुत कुछ आपको बताया। एक वाक्य उन्होंने भी हमें खुद ही बताया था। इमरजेंसी के समय जो जैसे बताया कि अफसरों से उनकी समस्या हो गई थी, उन पे गाज गिरी और उन्हें उसी समय सस्पेंड कर दिया गया था। लेकिन कहा जाता है ना, अगर आप सही काम करें तो ईश्वर भी आपके साथ रहते हैं, और इसी तरह से वो समस्या भी पार हो गई। क्यों? क्योंकि वो अपनी ईमानदारी पे डटे रहे। इसी तरह कम संसाधनों में जो उत्तम प्रबंधन होता है, कोई बाबूजी से सीख सकता है। मितव्ययता उनमें इतनी थी कि अगर आज भी हम अपने घर के पुराने बक्से निकाले तो उसमें बाबूजी की छोटी छोटी डायरियां मिल जाएंगी, जिसमें एक एक चीज का हिसाब लिखा रहता था। मैंने एक एक चीज देखी है अपनी आंखों से, इसलिए मैं देखी हुई चीज बता रही हूँ आपको। एक एक चीज का हिसाब। और आप समझ सकते हैं कि आज के समय में भी इतने समस्याएं हैं। उस समय सरकारी नौकरियों में बहुत कम उसका आय हुआ करती थी, बहुत कम सैलरी हुआ करती थी। उसमें 7-7 बच्चों को संभालना, ऊपर से पूरे परिवार को करना, और कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि उनको कम, कोई किसी चीज में उनको कमी रखी या किसी चीज में उनको किसी तरह से पीछे होने दिया। और आज उनके सभी बच्चे जो आज आगे हैं, ये उनकी इसी दृढ़ निश्चय का ही परिणाम है। समानता मूलक भाव, ये भी उनकी बहुत बड़ी विशेषता थी। आज के समय में भी मैं तो ऐसी नौकरी में ही हूँ कि हर तरह के समाज के वर्गों से हमारा पाला पड़ता है। उस समय उन्होंने अपने बेटे और बेटी में कोई भेद नहीं किया, और यही वजह भी है कि आज उनकी बेटियां भी उनके पीछे कहीं भी नहीं है। और हम लोग जो इस पीढ़ी में भी हैं, ये उन्हीं के संस्कार हैं जो आज आगे आके किए हैं। अच्छा, एक चीज मैं और बोलूंगी, ये समता मूलक चीज हमारे यहाँ पूरे परिवार में दिखती है। आप देखिए कि मैं कैसे कह सकती हूँ कि अगर बड़ी मम्मी ने बड़े पापा का साथ नहीं दिया होता तो आज ये पूरा परिवार
पूरा उनका सारे बच्चे इस तरह से आगे बढ़ रहे होते। मैं सोच ही नहीं सकती कि अगर मम्मी नहीं होती तो आज मैं इस जगह पे इस तरह से आप लोगों से बात कर रही होती। और ये बात मुझे लगता है कि हमारे चाचा, हमारे पापा, सभी लोग अपनी अर्धांगिनी को इस संबंध में पूरा श्रेय देना चाहेंगे। अम्मा की हमारी फोटो बगल में रही है। अम्मा ने पूरा साथ दिया है, पूरे परिवार को बांध के रखा है। अम्मा का ज्यादा स्नेह शायद बड़े पापा से ही था, बहुत मानती थी अम्मा बाबूजी बड़े पापा को हमारे। तो ये चीज हमारे यहाँ पूरी जगह दिखती है। एक चीज जो हमारे यहाँ भी बहुत सारे लोग बात कर रहे हैं, हमारे यहाँ की बेटियां ही नहीं, हमारे यहाँ की बहुएं भी किसी से कम नहीं है। हमारे यहाँ की भैया, हमारे यहाँ आप देखिए कि भैया की जो भी भाभियां वगैरह है, सब लोग अच्छी जॉब में है, टीचर है, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोफेसर हैं। शुभम है, उसकी वाइफ भी आई हुई है, वो भी अलायंस में काम करती है। मेरी खुद की भाभी स्वयं लेक्चरर है आरटी से, उसने परिवार में पूरे पीएचडी करने वाली पहली हमारे परिवार में आरटी से पीएचडी करने वाली बहू है। तो ये सारी चीजें हमारे यहाँ, ये जो वंश की जो एक बेल निकली है ना, ये हमारे परिवार की विशेषताएं हैं कि जितनी शाखाएं उतने वृक्ष हैं, जितनी शाखाएं उतने वृक्ष हैं। और इसी कड़ी में हम लोग इस चीज को आगे बढ़ा रहे हैं और ईश्वर से कामना करते हैं कि अगर उनके किए हुए कार्यों का अगर हमारे पास थोड़ा सा भी 10% भी अगर फॉलो कर सके तो शायद उस ऊंचाइयों को पहुंच सकते हैं। धन्यवाद, थैंक यू। मैं शुभम से कहूँगा संक्षेप में अपनी बात बाबूजी के बारे में रखें, कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। आप लोगों ने समय दिया आज हमारे परिवार के लिए, बहुत बहुत पहले तो धन्यवाद। जब हम लोग मतलब मैं जब बड़ा हुआ तो बाबूजी नहीं थे, जैसे बताया गया 2003 में उनका स्वर्गवास हो गया था। तो हम लोगों के लिए तो पापा, बड़े पापा, मेरे चाचा, यही लोग जो हैं, हम लोग ने इन्हीं लोगों को देखा, इन्हीं लोगों को फॉलो करने की कोशिश की है। और आने वाले समय में भी जैसे भी ये लोग आगे हम लोगों को बोलते हैं, हम लोग वैसे ही अपने परिवार को आगे भी बढ़ाएंगे। धन्यवाद। हम लोग बाबूजी के संस्मरण कार्यक्रम को आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन मुख्य अतिथि जी और अध्यक्ष जी को वक्तव्य सुनने के बाद बाबूजी को हम लोग संस्मरण का कार्यक्रम उसके बाद भी गांव के प्रतिष्ठित लोगों से भी उनके बारे में बात करेंगे। लेकिन अभी सबसे पहले मैं हमारे बीच में प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मयंक जी हैं, हमारे मुख्य अतिथि जी, हम उनके उद्बोधन के लिए उनको बुलाना चाहेंगे। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरितानि परासुवा यद्भद्रं तन्न आसुवा। मंच पर विराजमान आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता करने वाले हमारे वयोवृद्ध परशुराम जी, माननीय परशुराम जी, जिनका अंतरंग तंत्र लगा रहता है मेरे साथ, प्रत्येक योजना के अंतर्गत विचार विनिमय का एक तंत्र विकसित हुआ है। मंच पर विराजमान इलाहाबाद हाई कोर्ट के पूर्व न्यायमूर्ति माननीय शंभुनाथ श्रीवास्तव जी, इस परिवार के जो भी माननीय सदस्य हैं, रविंद्रनाथ जी, सुरेंद्रनाथ जी, हरेंद्रनाथ जी, वीरेंद्रनाथ जी और जितने भी हमारे वरणीय संबंधी हैं, रिश्तेदार जो जुड़े हुए हैं, उन मर्यादाओं से, इस कुल की मर्यादाओं से जिनका नाता है, जो सत्य के मार्ग पर, न्याय निष्ठा के मार्ग पर, समर्पण सेवा त्याग के मार्ग पर निरंतर चल रहे हैं, मैं उन सबका अभिवादन करता हूँ। इस गांव के, इस क्षेत्र के जो भी वरणीय सज्जन यहाँ उपस्थित हैं, मैं सबका अभिवादन अभिनंदन करता हूँ। जहाँ हम लोग आज यहाँ उपस्थित हैं,
इस ग्राम का नाम है श्रीनगर। श्रीनगर तो हिमालय की गोद में भी है, उत्तराखंड में है, और एक यहाँ भी श्रीनगर है। और इस श्रीनगर को अभिसिंचित करने वाली अपनी पावन धारा से माता गंगा बगल से ही संदेश देती हैं समरसता का, समन्वय का, अध्यात्म का, समर्पण का, त्याग का। और उनकी कृपा छाया में ये ग्राम जो अनेक प्रकार के पावन संस्मरणों से जुड़ा हुआ है, चारों तरफ हरितिमा है, ये भृगु क्षेत्र है। मुनिवर महाज्ञानी भृगु ऋषि का ये क्षेत्र है। अनेक ऋषियों ने इस स्थान को पावन किया है। बलिया जनपद से संबंधित जितने भी ग्राम हैं और सबके ऊपर उन ऋषियों की कृपा छाया अहरनिश चल रही है। हम ऐसे स्थान से जुड़े हुए हैं और जिनका संदर्भ आज हम लोग यहाँ ले रहे हैं, और जिस नाते हम ये आयोजन कर रहे हैं। प्रथम मैं उस आत्मा को प्रणाम करता हूँ जो कि स्वर्ग में है। इनके बाबा, पिताजी, माताजी, दादी नहीं। तब उन्होंने जज साहब को बोला कि अपना देखो, नहीं तो सब कुछ नष्ट हो जाएगा। जज साहब रात दिन एक करके पैसे से, बुद्धि के बल पर इस परिवार का स्थापित किए। आज ये परिवार जो योग्य हुआ है उसमें जज साहब का विशेष हाथ है। और सारे परिवार में कोई कविता नहीं है, सब आपस में मिलकर रहते हैं, बाल बच्चे सही हैं, पारिवारिक संकट नहीं है इस तरह से। लेकिन जज साहब जितना कष्ट उठाए उतना आज के ज़माने में कोई आदमी नहीं उठा सकता, क्योंकि समाज जो है आजकल बदल चुका है। लोग अपने अपने फेरे में पड़े हैं, लेकिन जज साहब को कभी भी इसका अनुमान नहीं हुआ। उन्होंने अपने परिवार की सिद्ध में सारे बच्चे, बाबा, दादी सबका अच्छी तरह से सेवा करते थे। यहाँ तक कि वकालत करके जब समय मिलता था तो रात में आकर भी यहाँ पर के हालात से परिचित होते थे। इतनी कठिनाई को पार करते हुए इस साम्राज्य को प्रतिष्ठा करना जज साहब की बहुत बड़ी भूमिका है। आज जज साहब यदि इसमें हाथ नहीं दिए होते तो सारा मामला बिगड़ जाता, लेकिन इन्होंने कभी भी नहीं सोचा कि हमको ये काम नहीं करना है। हम लोगों के साथ में परिवार के साथ 3 पीढ़ी का संबंध है। सभी लोग बहुत मानते थे। हम लोग यहीं पर रहते थे। रात में जब जज साहब की माँ आती थी तो यहाँ पर पंखा नहीं था, लेकिन पंखा की व्यवस्था करती थी। तो इतनी सहानुभूति कौन करता है। सब समय हम लोगों का सारे घर का चाबी दे करके ये लोग चले जाते थे। 12 वर्ष तक हम लोग इसी मकान में रहे। आजकल कौन किसी को देता है, दे रहा है, अपने भाई को नहीं दे रहा। लेकिन इतना इस परिवार से हम लोगों का संबंध था कि अच्छा बुरा सब में हम लोगों ने, ये लोग भी साथ दिया, हम लोग भी साथ दिया। अब भैया जो थे वो भी बहुत कष्ट से सारा जीवन बिताए। समय जो था वो खराब चल रहा था, चारों ओर समस्या से घिरे थे और उतनी आमदनी नहीं थी कि परिवार को प्रतिष्ठित कर सकें। ये तो जज साहब की मेहरबानी हुई कि परिवार प्रतिष्ठित हुआ, नहीं तो आज भी परिवार यहाँ तक नहीं पहुँचता। ये रात में ड्यूटी करके गाड़ी से आ करके यहाँ की सारी समस्या को देखती थी। समस्या इतनी थी जिनका समाधान पूर्वजों को द्वारा नहीं हो सका। सारी समस्या खड़ा करके उनके ऊपर, एक तो बच्चे थे, ज़्यादा उम्र नहीं था, सारी समस्या को समझना सबसे कठिन काम था। लेकिन इन्होंने जिस बुद्धि से सारी समस्या को दूर किया वो सराहनीय है।
जज साहब सारा समय बाल बच्चों के लिए, परिवार के लिए सब कुछ करते हैं। इनके मन में कोई ये नहीं है कि हम परिवार के लिए नहीं करें। सबको अपना परिवार समझते हैं, सबके लिए करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सबको ऊंचा स्थान पर ले जाते हैं। आज जितना भी कहा जाए, जैसे अब इनको किसी से कोई दुश्मनी नहीं है। आते हैं सब समय, हम लोगों से मिलते हैं, हमसे बात करते हैं, सारी समस्या। इनके बाबा भी थे, वो समस्या बताते थे, हम लोग अपने मिल के हल करते थे। तो ऐसा संस्कार जो है वो बाबा के द्वारा हुआ, और उस संस्कार को जज साहब आगे बढ़ा करके ऊपर की सीढ़ी पे ले जा रहे हैं। जज साहब के लड़के भी हैं, उनको कोई घमंड नहीं है। जिनके पास में आजकल 2 रुपया होता है वो भी तो किसी का सिर मारने को तैयार है। लेकिन जज साहब किसी को इतना कहना नहीं चाहिए, लेकिन जज साहब को जितनी आर्थिक पोजीशन सही है उतना दूसरे के पास होता तो गांव में किसी को रहने नहीं देता। लेकिन जज साहब को भी किसी से पड़ा होकर नहीं बोले। इनके स्वभाव में सबसे बड़ा परिवर्तन यही है। और परिवार को प्रतिष्ठित करने में जितना इनका संयोग रहा है उतना नहीं तो ये परिवार कहीं बिखर जाता है। जज साहब अपनी लगन से, परिश्रम से, उसके बाद सत्य के ऊपर इनको जजी में स्थान मिला। वहाँ से आगे ही बढ़े गए, उसमें पुलिस लाइन में गए, यहाँ अमेरिका में मिला है। तो जो कुछ है जज साहब के मन में कोई पाप नहीं है। सारा काम अपने बुद्धि से करते हैं, सबकी सेवा करते हैं, सब जनता की भलाई देखते हैं। जज रहते हुए भी कोई ऐसा फैसला नहीं दिए जो कि समाज के लिए हानिकारक हो। इन्होंने गीता पढ़ने के लिए पहले ही वहाँ पर कोर्ट में अपनी ये राय दिए थे, जो कि इनकी महत्वपूर्ण भूमिका थी। तो ऐसे ऐसे जज साहब जितने धार्मिक विचार थे वो तो आज तक किसी के पास नहीं है। और इसी का ये है कि ये परिवार बढ़ा है और बढ़ता जाएगा, और सब ऊंचे ऊंचे स्थान पर पहुँचेंगे और अपनी प्रतिष्ठा को और आगे बढ़ाएंगे।